चलिए तो आज से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कैप का लेक्चर नंबर 1 मतलब वीडियो नंबर 1। इस पहले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्क डन के बारे में कि वर्क डन क्या है, वर्क डन से किस तरह के सवाल पॉसिबल हैं, क्या क्या पूछा जाता है, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा वर्क डन का कॉन्सेप्ट। तो टॉपिक अपना है वर्क डन, देख रहे हो भाई, धक्का दो, पकड़ के खींचो, ग्राफ दे, कुछ भी हो, लेकिन सभी केस में वर्क डन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि आज के लेक्चर में वर्क डन से डिस्कशन क्या होगा, तो वर्क डन में डिस्कशन होगा कि वर्क डन से रिलेटेड कितने तरह के प्रॉब्लम पॉसिबल हैं जो जेई और नीट आइदर पूछा है या 2027 में पूछने के चांसेज हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ इकट्ठा करके मैं यहां आपको अब प्रोवाइड करूंगा, मतलब पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को थ्योरी बना के, इसी का नाम है एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग। वो पूरा थ्योरी वर्क में कन्वर्ट करके मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन। वर्क डन जानते हो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी या सिस्टम पर लगता है, वो डिस्प्लेस करता है परपेंडिकुलर को छोड़कर किसी डायरेक्शन में, तो कहा जाता है वर्क डन हुआ। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ा होगा। मुद्दा यह है कि इससे कितने तरह के सवाल होंगे, क्या क्या गिवन होगा और हमें क्या करना पड़ेगा। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि कुछ और नहीं, W इक्वल्स क्या होता है भाई, तो F डॉट आर या कह लो FR cos थीटा के बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट इज फोर्स अपने पास चाहिए। कभी भी वर्क डन सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, वर्क डन कैलकुलेशन अगर देगा सवाल तो क्या सोचेंगे, मेरे पास फोर्स है कि नहीं, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, मेरे पास एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर है कि नहीं। जैसे किसी भी काम को करने के लिए, मान लो कहा कुछ लिखने के लिए, क्या सोचेंगे, कॉपी है कि नहीं, पेन है कि नहीं। बिना कॉपी पेन का कैसे लिखोगे, जमीन पे लिखोगे बताओ। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर। जब बच्चे बोलते हैं ना फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे स्ट्रांग रीजन होता है फॉर्मूला का फंडामेंटल नहीं पता कि फॉर्मूला में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो इकट्ठा कर लेंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत है एंड देन फॉर्मूला सोचेंगे, बड़े आराम से सवाल लगाने में कामयाब होंगे। तो जब कभी भी हमारे सामने सवाल आएगा वर्क डन कैलकुलेशन का, तो हमें 3 बातें ध्यान रखना है, फोर्स है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है कि नहीं। अगर ये 3 चीज़ें अपने पास है, वर्क डन कैलकुलेशन एकदम आराम से कर लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि ये 3 है तो बस निकल जाएगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, वही तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये 3 चाहिए, आइदर दिया है या मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये चाहिए, बिना इसके वर्क डन भैया नहीं निकलेगा। तो पहला केस कह रहा है अपना कि अगर मान लो वर्क डन में वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, तब क्या करोगे। अगर वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला होगा F। वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म का मतलब ही हुआ कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे, प्रॉब्लम फटाफट निकल जाएगा। वेक्टर फॉर्म का बेसिक मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब जरा देख लो कि अगर मान लो कि दिया हुआ है F का वैल्यू, तो फोर्स क्या दिया रहेगा भैया, Fxi, Fyj, Fzk। डिस्प्लेसमेंट अपना कितना दिया हुआ है, x में रहेगा, y में रहेगा और z में रहेगा। तो वर्क डन क्या कहोगे, तो वर्क डन आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब i वाले को याद इतना ही रखिएगा कि i वाले को i के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, j वाले को j के साथ करेंगे और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो रिजल्ट होगा यही हमारे लिए कुछ और नहीं वर्क डन का वैल्यू दे देगा। डॉट प्रोडक्ट का रूल वेक्टर में पढ़े होंगे आप कि i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, i को j से नहीं करते, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे। तो यहां क्या हो गया, fx इंटू एक्स, fy इंटू वाई, fz इस तीनों का जो समेशन होगा वही समेशन हमारे लिए कुछ और नहीं क्या देगा, वर्क डन। बस एक बात का ख्याल रखना है,
कि यहां सब में प्लस साइन था तो प्लस लिए, अगर भाई माइनस रहेगा तो माइनस लेना, जो साइन रहेगा आई जे के कॉफिशिएंट का उस साइन को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, वो प्रॉपर कंसीडर करना है रिजल्ट के समय में। क्लियर है? तो वहां प्रॉपर साइन लेकर आगे बढ़ेंगे, वर्क डन का वैल्यू एकदम सही सही आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो गया कि भैया वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है तब। दूसरा क्या कर रहा है कि मान लो वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। मतलब मान लो ये फोर्स हमने इधर लगा दिया और ये बॉडी डिस्प्लेस करके यहां आ गया, कोई बात नहीं, उसी को लिख दीजिए आप, ये कुछ और नहीं क्या होगा। क्लियर है? सेम चीज है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिख दिए कि एफ डॉट आर इक्वल्स क्या, तो एफ आर कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है ये बात? अब तीसरा में क्या कह रहा है कि भाई अगर वेरिएबल फोर्स लगा, किधर, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, तीनों में अलग अलग भी हो सकता है, तीनों में इकट्ठे भी हो सकता है। तो अगर मान लो फोर्स हमारा वेरिएबल है तो जो भी है, एक्स आई का कंपोनेंट को एक्स बोलेंगे, जे के कंपोनेंट को वाई, और वेरिएबल है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल वाला डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। अब अगर वर्क डन चाहते हो तो रूल्स नहीं बदलेंगे भाई, रूल्स तो वही होंगे। क्या रूल था? तो रूल ये था कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, आप कहोगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेशन के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। आपको एक फैक्ट बताऊं यार, पूरे वर्क डन में बेसिक कॉन्सेप्ट यही तीन है, जो भी सवाल होगा लगेगा तो यही। लेकिन क्या ये तीन पढ़ लेने से सारा सवाल बन जाएगा? नहीं। प्रॉब्लम के टाइप्स को अब हम देखेंगे। ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया, यही लोग बच्चे पढ़ लेते हैं, बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, आज सवाल में लग नहीं पा रहा है। यार सवाल का टाइप्स जब तक नहीं देखेंगे कि हमारे सामने प्रॉब्लम किस तरह से आएगा और हम उसे कैसे टैकल करेंगे, तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करोगे। तो आगे हम देखते हैं अब सभी का अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाकर। पहला मैंने कहा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है भाई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म अपने हाथ में है, यही वाला है। तो हम लोग ये फॉर्मूला तो यूज कर दिए, इस फॉर्मूला को अगर तोड़ो तो पहला पार्ट तो यही हो गया, अभी अभी आपने पढ़ा था एफ एक्स आई, एक ही बार में ले लेते हैं, एफ एक्स इंटू एक्स, एफ वाई इंटू वाई, एफ जेड इंटू जेड। अभी जस्ट किए थे इसके पहले। ये एक्स वाई जेड पे ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। पार्टिकल जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। जेड क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस है। पार्टिकल एक्सिस के अलोंग जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही डिस्प्लेसमेंट कवर कंसीडर करना है। क्लियर है? थोड़ा और अगर देखो तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इसको कि मान लो फोर्स हमने लगा दिया इधर, बहुत बढ़िया जी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चा इधर, आप कह रहे हैं वर्क डन एफ डॉट आर, इसी को कहिए एफ आर कॉस थीटा। अगर ये एफ आर कॉस थीटा है तो थोड़ा एनालिसिस सही करो ना, एफ इंटू आर कॉस थीटा क्या है इसका मतलब? इसका सीधा मतलब होता है कि आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा किसको बोलेंगे भाई? तो एफ तो समझ में आ गया,
आर कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ आर एलोंग एफ। अगर आर का कंपोनेंट या इफेक्ट लिखोगे आर के एलोंग, तो कंपोनेंट का रूल है एंगल मेजर करेंगे, कॉस लगाएंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है फोर्स के एलोंग डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ फोर्स। यही तो वर्क डन है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसे कि वर्क डन के लिए क्या कहोगे? तो आर इंटू एफ कॉस थीटा। ध्यान देकर देखना, आर इंटू क्या? एफ कॉस थीटा। आर तो है, एफ का कंपोनेंट अगर आर के लॉन्ग कहें तो वो कुछ और नहीं, एफ का कंपोनेंट ले रहे हैं, एंगल नापेंगे थीटा, कॉस लगाएंगे, एफ का ले रहे हैं, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब फिर क्या लिखोगे? तो आर मतलब डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा काम का है कि याद यही रखना है कि वर्क डन कौन देगा? तो वर्क डन वही देगा डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के अलोंग है, या उल्टा बोलो, वर्क डन वही फोर्स देगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पे होगा, सिर्फ वही देगा, अलग अलग लाइन पे होगा, कभी भी वर्क डन वो नहीं दे पाएगा। मैंने नहीं बोला, रिजल्ट ने यही बात बताया है। इसका मतलब किसी भी फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेशन करना रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। अगर है वर्क डन करेगा, अगर नहीं है बिल्कुल वर्क डन नहीं करेगा। भाई क्लियर है ये? अगला देख लो, इसी में और टाइप पहले देख लो। यहां ऑप्शंस क्या क्या है प्रॉब्लम पूछने के? तो ऑप्शन पहला बार में है तुम्हारा कि तीनों, मान लो एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, फोर्स दिया हुआ है 2i 3j 5k और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आर का वैल्यू 5i 6j माइनस 2k। कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन कैलकुलेशन पूछेगा तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे भाई? तो कुछ नहीं, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई, मतलब यही दोनों होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू माइनस 2, क्योंकि मैंने बोला जो कॉफिशिएंट का साइन रहेगा कंसीडर करना, नेग्लेक्ट मत करना। जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला सवाल अपने पास देगा कि फोर्स लग रहा है 3i प्लस 5j प्लस 7k एंड पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम टू 0 0 2 कह दो x इक्वल्स 4 टू x इक्वल्स 6 या 7। अब ध्यान देकर देखना, प्रॉब्लम ने खुद बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रॉब्लम ने बोला कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भैया सिर्फ x एक्सिस में है, सिर्फ x में है, मतलब y में नहीं है, z में नहीं है। अगर रहता तो देता। अगर x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कितना? तो 4 से 7 गया, मतलब 3 इधर x में। फोर्स किधर लग रहा है? x में भी लग रहा है, y में भी लग रहा है, z में भी। लेकिन सोचिए हमारा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में है, इसका मतलब मेरे लिए बस ये काम का है, ये सब बेकार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। फोर्स x y z तीनों में लग रहा है लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में है, इसीलिए हम सिर्फ x वाला फोर्स कंसीडर करेंगे और वर्क डन को क्या लिखेंगे? तो भैया 3 इंटू 3 हमारे लिए 9 होगा। तो याद यही रखना है कि जिधर फोर्स है उधर का ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, या जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर का फोर्स होना चाहिए, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी रहता है कि फोर्स मान लो x और y में दोनों में है, डिस्प्लेसमेंट x y z तीनों में है। तो अगर फोर्स x y में है z में नहीं है
तो जेड वाले डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देख लीजिए, हम लोग कहेंगे कि भाई फोर्स अपना लग रहा है कितना, 2i प्लस 7k। डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए 2 3 5 टू बी 7 9 8। पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी। प्रॉब्लम ने कहा वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ कि वर्क डन कितना होगा। मेरा कहना है कि भाई पार्टिकल पे थोड़ा ध्यान दो। पार्टिकल के पास फोर्स है एक्स में और जेड में। किधर किधर है? एक्स में है और जेड में है, वाई में नहीं है। तो जब वाई में कोई फोर्स ही नहीं रहा है तो वाई वाला मतलब कहाँ है डिस्प्लेसमेंट से? इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट गलत नहीं है, हमारे लिए काम का नहीं है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? तो आप कहेंगे फाइनल 7 से 2 गया 5i और 8 से 5 गया 3k। ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। अब वर्क डन कहोगे तो क्या होगा? तो वर्क डन बड़ा बढ़िया है, 2 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 3 ऐड कर लो भाई, इतना जूल के बराबर हो जाएगा। तो एक इस तरह का सवाल रहेगा। दूसरा क्या देगा? तो एक तरह का सवाल इसमें यह देता है वर्क डन ही गिवन होगा, तो कोई बात नहीं, फोर्स आई जे के फॉर्म में रहेगा जिसमें से कोई एक डेटा मिसिंग है, वर्क डन उसके बदले आपको दे दिया। अगर वर्क डन दिया तो जो डेटा मिसिंग है वही कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे प्रॉब्लम क्या कहेगा कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कितना, 5i प्लस एफ जे प्लस 6k, जिसके कारण पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया कितना, तो 7i प्लस 3j प्लस 2k। कहेगा कि अगर वर्क डन दिया हुआ है कितना, तो कह रहा है 60 जूल, देन फाइन अगर ऐसा है तो वर्क डन दिया हुआ है तो कह रहा है आप कैलकुलेट करो एफ वाई का वैल्यू क्या होगा। यार वही कॉन्सेप्ट तो है, आप कुछ मत करिए, एफ डॉट आर लगाइए, ये दे रखा 60, 35 प्लस एफ वाई इंटू 3 प्लस 12। अब देख लो एफ वाई का वैल्यू आएगा या नहीं आएगा, बड़े आराम से कैलकुलेशन कर लोगे। तो इस तरह का सवाल कि वर्क डन दिया रहेगा, कभी वर्क डन का वैल्यू 0 दे देगा कि वर्क डन 0 है, ये अननोन का वैल्यू है, कैलकुलेट करो। तो कुछ भी रहेगा, अगर मान लो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होगा। क्लियर? आगे बढ़ लो। सेकंड केस अपना कह रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम गिवन है। भैया फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो वर्क डन के लिए तो फॉर्मूला पहले पढ़ लिए कि कितना, तो एफ आर कॉस, और इस एफ आर कॉस थीटा को एनालाइज भी कर लिए कि ये दो तरह का बात है। थीटा दिया हुआ है तो बढ़िया, नहीं तो फिर इसे ये समझो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे समझो ओरिजिनल फॉर्मूला इज एफ आर कॉस थीटा, बट टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, इसीलिए याद ये रखना कि एफ आर कॉस थीटा तो भैया होता ही होता है, लेकिन कभी फायदा अगर मिले तो लेने में कुछ बुराई नहीं है। मान लो फोर्स मुझे पता है, फोर्स के लाइन का डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर उस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट पता है तो वर्क डन अगर उस लाइन का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है तो करेंगे क्या,
कुछ नहीं, फोर्स और उस लाइन का डिस्प्लेसमेंट पता है, तो उस लाइन का डिस्प्लेसमेंट जब पता है तो वो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर लो, आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो इसी सवाल में प्रॉब्लम ने कहा कि भाई एंगल दिया हुआ है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का 0 डिग्री, मतलब मैंने इधर फोर्स लगाया और बॉडी इधर ही चल भी रहा है भाई, जो नॉर्मली होता है, तो कहोगे वर्क डन क्या होगा? तो एफ आर कॉस 0 डिग्री, आप कहिएगा प्लस, एग्जाम्पल इज कोई बॉडी रखा हुआ है नीचे ब्लॉक, आप उसे पुल करते हो, जिधर तुम खींचोगे वो उधर ही तो जाएगा, अगर उधर ही जाएगा तो इन दैट केस वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन प्लस एफ आर के बराबर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अगर 90 डिग्री रहा, 90 डिग्री का मतलब फोर्स इधर लगा रहे हैं, बॉडी इधर, वेलोसिटी है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कोई बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है, हम उसे पुल करना स्टार्ट कर दिए वर्टिकल, तो क्या मेरे पुल करने से वो वर्टिकल जाने लगेगा? नहीं, जब तक वेट बैलेंस नहीं होगा वर्टिकल वाला कैसे जाएगा? तो वो चल हॉरिजेंटल रहा है, मेरा फोर्स वर्टिकल है, कहोगे वर्क डन क्या होगा? तो भैया एफ आर कॉस 90। अब ये भी बात क्लियर हो रहा है क्यों बोले थे डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, क्योंकि अलोंग नहीं तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर वाला कभी भी, तो कभी फोर्स अगर बीच में फंसा हुआ होगा तो कॉन्सेप्ट याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वही वर्क डन करने में कामयाब है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है वो कभी वर्क डन करने में कामयाब नहीं होगा। क्लियर है? अगला, अगर कह रहा है 180 डिग्री, 180 का मतलब मान लो ये ब्लॉक जा रहा है v वेलोसिटी से और तुम फोर्स, तुम्हारा कोई दोस्त साइकिल से जा रहा है, तुम साइकिल पकड़ के पीछे खींचने लगो, क्या साइकिल पीछे जाने लगेगा? नहीं, वो जाएगा आगे, डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपका फोर्स बैकवर्ड, एंगल बिटवीन दैट टू इज 180 डिग्री। अगर ऐसा है कहोगे वर्क डन अब कितना होगा भैया? तो वर्क डन का वैल्यू एफ आर कॉस, वर्क डन आपका माइनस, यहां से एक बात तो हम लोग समझ गए कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन 0 होगा, सारा पॉसिबिलिटीज है, रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल क्या है। अगर एंगल 0 डिग्री का है पॉजिटिव वर्क डन, 90 डिग्री का है 0 वर्क डन, 180 डिग्री का है निगेटिव वर्क डन, तीनों पॉसिबिलिटीज अपना दिख रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला, अगर हम लोग कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू ना 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 डिग्री, तीनों में कुछ नहीं है, तो कोई आगे बोलेगा सर 60 डिग्री है, कोई आगे बोलेगा 30 डिग्री है, कोई कहेगा 120, 150, यार कुछ भी पॉसिबल है। अगर इस तरह का पॉसिबिलिटीज हो तब क्या करेंगे? जनरल वैल्यू, तो मैं एक बात बताता हूं, समझो, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहां क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारे ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है भैया, ये इधर भी लग सकता है, ये इधर भी लग सकता है, ये इधर भी लग सकता है, चारों क्वाड्रेंट का बात मैं कर रहा हूं, लगने के लिए किधर भी लग सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा। बस इसका मतलब है कि थीटा ये लेस देन 90 है, इसका मतलब है कि ये वाला थीटा अगर बोलेंगे, ये वाला थीटा बोलेंगे, ये वाला थीटा बोलेंगे, तो ये इसके लिए अगर बोलें तो कह देंगे 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। देख लो, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, इसके बारे में जरा सोचो, 180 लेस देन थीटा लेस देन 270,
इसके बारे में सोचो, इसके बारे में अगर कहोगे तो क्या कहेंगे हम लोग, तो कहेंगे 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। अब कॉस इन्वॉल्व है, इसलिए कॉस के प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कॉस का प्रॉपर्टी 0 से 90 तक पॉजिटिव, और फिर उधर 270 से 360 पॉजिटिव, बीच वाला निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि आप उतना ज्यादा उलझन में मत रहिए। अगर कहेंगे 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, हमेशा याद रखिएगा वर्क डन पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180, 180 का छोड़ो, एक ही बार में 270, वर्क डन तुम्हारा निगेटिव होगा। 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360। यहां से ये क्लियर हम समझ रहे हैं कि वर्क डन कब हमारा पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब हमारा निगेटिव होगा। क्लियर है? कब पॉजिटिव कब निगेटिव, क्या होगा पॉसिबिलिटीज, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो ये बात क्लियर है कि पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन में सिर्फ और सिर्फ रोल अगर किसी का है तो वो है एंगल का। अगर एंगल 0 से 90, उधर 270 से 360 पॉजिटिव, बाकी सभी जगह पे निगेटिव होगा। क्लियर है? तो अगर 90 रहेगा तो, 90 नहीं रहेगा तो, सभी पॉसिबिलिटीज हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में सबसे पहले वेट। वेट के बारे में ध्यान देकर देखना। किसी भी बॉडी के लिए m मास का है, अगर आप कह रहे हैं कि वेट कितना लगेगा, तो वेट लगेगा भाई, क्या लगेगा, तो mg के बराबर लगेगा। किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऑलवेज लगेगा। अब पहली बार में प्रॉब्लम ने क्या कहा कि हॉरिजेंटल पे चल रहा है, बढ़िया, ये भैया जा रहा है इधर, जाने दो, इसका वेट लग रहा है इधर। भाई जब एंगल ही 90 डिग्री हो गया तो सोचना बेकार है, इसका वर्क डन हर हाल में क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। तो हॉरिजेंटल सरफेस पे अगर कोई बॉडी चलता है, इन दैट केस वर्क डन बाय वेट ऑफ बॉडी जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा, कुछ और नहीं होगा। अगर कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पे चले तो देख लो, इंक्लाइंड प्लेन पे चलने का ऑप्शन है अपने पास। एक बात तो मेरे समझ आ रहा है कि भाई कुछ भी कर लो, वेट तो mg डाउनवर्ड लग रहा है। अब इसके चलने के भी दो विकल्प हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या करेगा भाई, तो ये वर्क डन करने के लिए ये चल रहा है, किधर चल रहा है, तो जा रहा है ऊपर के तरफ। ठीक है जी, जा रहा है ऊपर। आप जरा सोचिए, इसका वेट लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल मेजर करके देख लो, क्योंकि नया वाला एक्सिस, अगर कॉन्सेप्ट जानते होगे न्यूटनियन मैकेनिक्स का, तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं कि एक्सिस कन्वेंशन नया करते हैं। कैसे? तो जिधर ब्लॉक चल रहा है या चलने का चांसेज है उसी को एक्सिस के तरह ट्रीट करते हैं। ओरिजिनल हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, या फिर आगे के लेक्चर्स में मैं लूंगा तो मैं वहां क्लियर करूंगा कि एक्सिस कन्वेंशन कैसे लेते हैं। तो इधर अगर एंगल देखोगे यहां से नाप कर साफ दिखता है 180 से ज्यादा है, लेकिन 270 से कम है। इसका मतलब वर्क डन निगेटिव तो होना ही होना है। कितना? तो कितना का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इधर और वेट इधर। हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़े कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, फोर्स इधर है, दोनों का लाइन अलग अलग है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, डिस्प्लेस फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए, और जैसे ही कंपोनेंट लेंगे कितना के बराबर हो गया। अगर ये हो गया डिस्प्लेसमेंट उधर, ये इधर, एंगल 180, वर्क डन सीधे सीधे बोल दो ना, mg साइन थीटा इंटू जितना दूर चलेगा, तो वर्क डन इज माइनस mg l, जहां L क्या है, तो L ही डिस्प्लेसमेंट
इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है, वेलोसिटी दे दिए, वो ऊपर जा रहा है, जितना दूर चलेगा दैट इज एल। इन दैट केस वर्क डन का फॉर्मूला सामने है। दूसरा कह रहा है कि भाई अगर स्लाइड्स डाउन वाला केस बने, फिसला दो इसको। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, भाई वेट तो काम कर रहा है, एकदम कर रहा है वेट काम। और प्रॉब्लम ने कहा ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये मूविंग अप था, ये अप द प्लेन, और ये है अगर ऐसा है तो क्या कहोगे? फिर से वही फंडा, डिस्प्लेसमेंट मेरा फिक्स है, मुझे फोर्स चाहिए अलोंग डिस्प्लेसमेंट का। एफ आर कॉस थीटा को भूल जाओ, पुराने जमाने का थ्योरी है। अब याद रखो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग का फोर्स, मेरा ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है। हो गए नहीं है तो क्या करें? तो यार तो नहीं है तो फिर तोड़िए। कंपोनेंट तोड़ना जानते होगे। अब कहिएगा वर्क डन अपना हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए mg साइन थीटा इंटू एल, एल इज डिस्प्लेसमेंट, mg एल साइन थीटा के बराबर। तो वेट के कारण वर्क डन अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल में चलता रहे बिल्कुल नहीं होता है। इंक्लाइन प्लेन के केस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर अप द प्लेन चलेगा निगेटिव होगा, अगर डाउन द प्लेन चलेगा पॉजिटिव होगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। यार वेट वाले में इंक्लाइन प्लेन में सीधे याद रखना, अब mg l साइन थीटा के बराबर, उतना भी दिमाग नहीं लगाना, समझने के लिए अच्छा है, बट सीधा सीधा रट्टा याद रखना, mg l साइन थीटा। पॉजिटिव कब? डाउन द प्लेन, निगेटिव कब? अप द प्लेन। l क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर, थीटा क्या है? एंगल इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्क डन का रट्टा याद रखना, वर्क डन का सीधे सीधे रट्टा कितना? वर्क डन के लिए अलोंग प्लेन में मैं बोल दूं, अब समरी mg l साइन, यही फाइनल रिजल्ट है जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। l डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, अप द प्लेन जाएगा तो निगेटिव, डाउन द प्लेन जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर? कैसे हुआ क्या हुआ वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब का नॉर्मल रिएक्शन। भैया नॉर्मल का एक ड्रॉबैक है कि जहां भी रखोगे ना वहीं वो परपेंडिकुलर काम करने लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल के लिए बोला गया तो नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जो होगा वो हर हाल में कितना? क्यों जीरो हुआ? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अगर आप इसके लिए बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, आप ब्लॉक को इंक्लाइन पे रख के देख लो, दिस एंगल इज थीटा, इन दिस केस फिर नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वंस अगेन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन फिर बोलोगे कितना के बराबर? इसका मतलब एक लाइन का रट्टा याद रखना कि नॉर्मल हमेशा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा जिस पे बॉडी चलेगा। अगर मान लो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो एंगल इज 90 डिग्री, वर्क डन कहां से होगा? वर्क डन बराबर जीरो। तो नॉर्मल का वर्क डन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑलवेज जीरो के बराबर रहेगा। अगला, वर्क डन बाय टेंशन इन रस्सी। देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना वो मासलेस स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मासिव स्ट्रिंग का बात सोचिएगा तो इन दैट केस क्या होगा कि अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग होगा। न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग जगह पे टेंशन अलग अलग, मतलब ये मामला वेरिएबल फोर्स का हो गया। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर तो तरीका ही आगे चल के सॉल्व करने वाला होगा, क्योंकि हम अभी कांस्टेंट फोर्स का बात कर रहे हैं, वेरिएबल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग कह रहे हैं कि मासलेस स्ट्रिंग, देखो मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पे है, एक ब्लॉक है, तुम खींच रहे हो रस्सी से, स्वाभाविक है रस्सी में टेंशन होगा,
डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, वर्क डन कहोगे कितना, तो T इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहोगे एंगल नहीं सोचे, क्यों सोचे, आपको पढ़ा तो दिए, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स अगर है कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स हॉरिजेंटल, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजेंटल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, आंसर तो सीधा सीधा है। लेकिन ये भी हो सकता है कोई ब्लॉक रखा हुआ है, हम लोग रस्सी बांध के खींचना शुरू किए इंक्लाइन, भाई अगर खींचोगे तो क्या होगा, देख लो, ये तुम्हारा ब्लॉक है एम मास का, आपने इधर पुलिंग स्टार्ट कर दिया जी, कर दो। अगर पुलिंग स्टार्ट कर दिए तो स्वाभाविक है रस्सी से खींच रहे हैं, इसका मतलब रस्सी में जो डेवलप करेगा, अब हमारे इंक्लाइंड खींचने से ब्लॉक हवा में तो नहीं आएगा, ब्लॉक जब चलेगा तो किधर चलेगा, हॉरिजेंटल में। प्रैक्टिकली सोचो, कोई डब्बा अगर मतलब कोई कंटेनर नीचे रखा हुआ है, हम रस्सी बांध कर खींचना शुरू करते हैं, तो क्या वो हवा में इंक्लाइन भागना शुरू करता है, नहीं ना, वो चलेगा किधर, ग्राउंड को पकड़कर हॉरिजेंटल चलेगा। मतलब साफ है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है। तोड़ फोड़ प्रोग्राम पे विचार करना, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं लगता हो तो यहां वही समस्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा हॉरिजेंटल है और फोर्स हमारा इधर की तरफ इंक्लाइंड काम कर रहा है, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे इस टेंशन का दो कंपोनेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट और इसको लेके विचार करें तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तो कभी करवा ही नहीं पाएगा वर्क डन, कौन करवाएगा, जो इसके एलोंग है, कौन एलोंग है, इसलिए वर्क डन जो बोलिएगा T cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब L इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल। अगर हॉरिजेंटल पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे कि तब वर्क डन कितना करवा दिया टेंशन ने, क्लियर। आगे देख लो, वर्क डन बाय टेंशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी और पुल्ली वाला सिस्टम, बहुत बढ़िया, देख लो, ये रस्सी कनेक्टेड है भाई, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, पढ़े होगे न्यूटन लॉ में इस तरह का सवाल, तो आप कहते हैं कि यहां टेंशन T होगा, भाई यहां भी टेंशन T होगा, जब भी चलेगा तो ये ब्लॉक हर हाल में किधर चलेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड करेगा, और ये किधर चलेगा, आपके दिमाग में कभी कभी सवाल आएगा कि ये बैकवर्ड नहीं जा सकता, अरे भाई क्यों नहीं जा सकता, अगर तुम खींचोगे तो, लेकिन खुद अगर रखा हुआ है क्या अपनी मर्जी से बैकवर्ड भागेगा, ये पॉसिबल है, नहीं ना, तो ये बैकवर्ड नहीं जाएगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल आके खींचना ना चालू करे, अगर एक्सटर्नल नहीं खींच रहा है तो यही है, यहां रहेगा, और ये डाउनवर्ड आने लगेगा, इसके आने के कारण कनेक्टेड है रस्सी से, और आगे चलना पड़ेगा। अब जरा सोचो, ऊपर और नीचे वर्क डन क्या कहोगे, माइनस T इंटू एल, एल इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, नेगेटिव क्यों लिए, क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जितना दूर ये नीचे आएगा उतना ही ये आगे चलेगा, इसका मतलब इसका वर्क डन, क्योंकि फोर्स इन फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन फॉरवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अगर हम लोगों को कहा जाए कि ठीक बात है ये, लेकिन आप बता दें कि नेट वर्क डन कितना, तो मैं तो यही कहूंगा कि W नेट दैट इक्वल्स W1 प्लस W2, आप देख लो ना, इस प्रोसेस में वर्क डन होगा, दोनों टेंशन ने वर्क किया, लेकिन सिस्टम के पास नेट वर्क डन का वैल्यू कितना के बराबर, 0 के बराबर होगा, क्लियर। आगे बढ़ो, अगर कह रहा है कि वर्टिकल वर्टिकल वाला, वर्टिकल वर्टिकल मतलब ये एटूड मशीन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, M1 मास है, M2 मास है, ठीक बात है,
मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया भैया M2 बड़ा है किससे, M1 से, तो ये क्या करेगा, तो ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा और ये किधर जाएगा, तो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा। ट्रुथ यही है। रस्सी में टेंशन होगा, हाँ जी होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ, तो टेंशन क्लियर हो गया जी। अब क्या कहोगे, अगर वर्क डन मुझे निकालना ही है तो वर्क डन हम कहेंगे क्या, तो इसके कारण M1 पे टेंशन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो T इंटू एल पॉजिटिव, सेकंड के कारण क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स अपवर्ड है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन निगेटिव होगा। अगर सिस्टम में बोला जाए भाई डब्ल्यू नेट कितना, जोड़ दो दोनों को, और अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना, क्लियर है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क डन कैलकुलेशन के लिए टेंशन के कारण अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है, किसके कारण, टेंशन के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इन दैट केस नेट वर्क डन ऑफ सिस्टम 0 होगा, अपना अपना दोनों का वर्क डन एग्जिस्ट करेगा, सच है ये, क्लियर। आगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, भाई साहब ये सबसे खतरनाक वाला पार्ट रहता है वर्क पावर एनर्जी में, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कैलकुलेशन। देखो किसी के कारण कहे वर्क डन कैलकुलेट करने, सबसे पहले ये सोचना वो फोर्स है कितना, क्योंकि बिना फोर्स, बिना डिस्प्लेसमेंट, बिना एंगल का वर्क डन निकलेगा नहीं। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में सबसे पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, वर्क डन तो बाद में आएगा। तो अगर सबसे पहले फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल वाला मामला है तो हॉरिजॉन्टल वाले में देख लो, हॉरिजॉन्टल पे अगर ब्लॉक चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल, बाहरी कोई रहेगा तो बात अलग है, लेकिन फ्रिक्शन क्या कहेंगे, mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इक्वल्स mg होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg होगा। न्यूटन्स लॉ में आपने फ्रिक्शन कैलकुलेशन सीखा होगा, थोड़ा मैंने बता दिया, लेकिन अगर एक्सटर्नल रहेगा इन दैट केस नॉर्मल कैलकुलेट कर लेना, तब फ्रिक्शन निकाल लेना, क्योंकि फ्रिक्शन में एक मिसकंसेप्शन है, बच्चे सोचते हैं हॉरिजॉन्टल पे रखे हुए ब्लॉक के लिए फ्रिक्शन म्यू mg होता है, ना, फ्रिक्शन कभी वेट से लेना देना ही नहीं है, फ्रिक्शन हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब भाई हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, कोई एक्सटर्नल नहीं है, तो नॉर्मल हो गया वेट के बराबर, तो फ्रिक्शन म्यू mg हो गया। बट फ्रिक्शन डायरेक्टली कहोगे म्यू इंटू वेट, ये कॉन्सेप्ट गलत है, म्यू इंटू वेट नहीं होता, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, क्लियर है। तो हम लोग यही कहेंगे कि इस केस में अगर आगे गया तो फ्रिक्शन लग किधर रहा है, ये भी सोच लो थोड़ा, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने पहले बोला रेसिस्टेंस फोर्स, विरोध करने वाला जो भी होगा, विरोध करने वाला, ऑल आर फ्रिक्शन, सभी के लिए वर्क डन का यही कॉन्सेप्ट होगा। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड, वर्क डन क्या कहिएगा, एफ आर इंटू एल म्यू mg_l, लेकिन एक चीज छूट रहा है अपना, एंड दैट इज, क्यों माइनस डाले समझ लो, क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए हम लोग प्लस साइन नहीं माइनस साइन भी डालेंगे, क्लियर है। अगला, अगर कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, चलने दो, किधर चल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं डाउन द प्लेन चल रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तुम कहोगे नहीं सर अप द प्लेन चल रहा था, कोई एक्सटर्नल होगा, इन दैट केस फ्रिक्शन किधर, डाउन द प्लेन लगेगा। तो बात वही है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो मेरा ही लेक्चर आगे भी आएगा, अभी भी यूट्यूब पे जाके देखोगे तो है फ्रिक्शन कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट, तो वो वहां से आप सीख लोगे कि कैसे कैसे करना है, वहां सारे केस हमने डिस्कशन करा हुआ है। फिलहाल
इतना ही कहेंगे कि फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन निकालना गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे, क्योंकि फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू mg नहीं है। तो अगर कोई नहीं काम कर रहा है इन दैट केस क्या कहेंगे, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा और नॉर्मल के लाइन पे कौन, तो mg cos थीटा काम करेगा, इसलिए फ्रिक्शन हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन में म्यू mg cos थीटा के बराबर। फिर रिपीट कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल, अगर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग लेना। तो अगर फ्रिक्शन ये है तो कहता है कि वर्क डन क्या होगा भाई, तो फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल 180 माइनस म्यू mg l cos थीटा। L इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग प्लेन, L कुछ और नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल अलोंग प्लेन है, थीटा एंगल इंक्लिनेशन है, mg तो वेट है, जान ही रहे हो बस, क्लियर है ये। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हॉरिजॉन्टल पे चलेगा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, L दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ऑफ मोशन है, क्लियर। आगे कहा गया नेट वर्क डन इन केस ऑफ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन अगर है और कह रहा है नेट वर्क डन क्या होगा, चलो देखते हैं। केस 1 हम लोग बनाते हैं यहां, नेट वर्क डन का वैल्यू पूछ रहा है कि वर्क डन नेट कितना होगा, कैलकुलेट करो। ऊपर से नीचे आया, मैं बोल रहा हूं ये स्लाइड कर रहा है, एल लेंथ का इंक्लाइन प्लेन है, तो आप क्या कहोगे क्या क्या हुआ है, तो मैं बोलूं दो तरह का बात हो गया भाई। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये ब्लॉक जब आ रहा था ना तो वेट काम कर रहा था। दूसरा कहोगे कि ब्लॉक जब आ रहा था ना सर तो इस पे फ्रिक्शन काम कर रहा था। दोनों बातें सही है, क्योंकि अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन है वो भी अपना काम करेगा, वेट है वो भी काम करेगा। तो भाई इसके कारण कितना वर्क डन हुआ, तो इसके कारण वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इधर अभी तो पढ़े थे mg l वेट का कंपोनेंट लेंगे डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग, दिस इज mg साइन थीटा, इसीलिए जो रिजल्ट आया mg l साइन थीटा के बराबर। इसके कारण कितना, तो यहां फ्रिक्शन आपने पढ़ा हुआ है म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा इधर है, कहोगे ये वाला वर्क डन इक्वल्स कितना, म्यू mg l। तो दोनों निकल गया। अब अगर कहा जाए हमसे फिर W नेट क्या होगा, जोड़ दो दोनों को, तो W नेट क्या कहोगे, एक बात याद रखना कि अगर सिस्टम में किसी तरह का कोई और एनर्जी नहीं बदलाव हुआ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहोगे चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं हो, तो इन दैट केस याद रखिएगा कि चेंज इन एनर्जी मतलब कौन सा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही वर्क डन है। कहोगे पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि वेट एक इंटरनल फोर्स है सिस्टम का, इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है चेंज इन एनर्जी के लिए, इंटरनल फोर्स का नहीं, एक्सटर्नल के कारण। एक्सटर्नल है ही नहीं इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। तो हम लोग अगर कहें तो कह सकते हैं कि यही नेट वर्क डन क्या, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है। अगर मान लो प्रॉब्लम कभी कहता कि यहां रेस्ट में आ गया नीचे, तो रेस्ट में है इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0,
मतलब नेट वर्क डन 0 होना पड़ेगा भाई। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अगर मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए ये समझते हैं कि कभी कभी एग्जाम वाले क्या करते हैं कि यहां इंक्लाइन प्लेन दिए और वो बोलेंगे कि भाई इतना दूर तक ना स्मूथ सरफेस था, इसके बाद क्या है, रफ सरफेस है। कितना दूर तक? तो ये L1 है, यहां से कहेगा L2। स्वाभाविक है, अगर इंक्लाइन प्लेन के टॉप से स्लाइड करना स्टार्ट किया तो mg का कंपोनेंट उसे लाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। यहां आते आते फ्रिक्शन अब रोकना चालू कर दिया, कॉफिशिएंट दिया हुआ है। और प्रॉब्लम का कहना है कि यहां जमीन पे आते आते रुक गया ये, तो आपसे पूछेगा कि रिलेशन बताओ थीटा L1 L2 म्यू इन सब के बीच में। कभी कभी L1 L2 दिया रहेगा, थीटा का रिलेशन पूछेगा म्यू के साथ। फिर से एक बार समझो, इंक्लाइन प्लेन है, ना तो पूरा इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है ना पूरा रफ है। थोड़ा दूर तक मतलब L1 डिस्टेंस तक स्मूथ है, उसके बाद रफ सरफेस है। इस तरह के सवाल में वर्क डन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वर्क डन कौन कर रहा है? फ्रिक्शन कर रहा है, और कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। दोनों का वर्क डन देख लेते हैं भाई। वर्क डन कौन कर रहा है? तो वेट। वेट अपना वर्क डन कहां से कहां तक करेगा? कहां से कहां तक? क्या जितना बड़ा है पूरे में करेगा। मतलब आप कहिएगा यहां से L1 प्लस L2 पूरे डिस्टेंस में ये किया है। वेट अपना वर्क डन करेगा कहां से कहां तक? तो ऊपर से स्लाइड करके नीचे आएगा, पूरे रास्ते में वेट काम कर रहा था, पूरे में होगा। मतलब साफ है कि इसके कारण अगर कहिएगा वर्क डन, तो आप कह सकते हो mg L1 प्लस L2 इंटू साइन थीटा। रट्टा याद है? अभी तुरंत पढ़े हैं, अप्लाई कर दिए। जितना लेंथ है पूरे लेंथ में किया, तो पूरा लेंथ कंसीडर किए। वर्क डन बाय वेट जो होता है पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव लिए। चलो, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? तो अगर फ्रिक्शन के कारण चाहते हैं तो भाई साहब फ्रिक्शन कहां से? यहां के बाद करना चालू किया। कितना दूर तक किया है? तो L2 तक किया है। इसका वर्क डन क्या कहोगे? माइनस mg L2 cos थीटा। अब आप कह सकते हैं कि नेट अगर वर्क डन कहें तो W नेट कितना? दोनों को जोड़ दीजिए। L1 प्लस L2 साइन थीटा माइनस L2 कॉस थीटा, यही तो नेट वर्क डन है। अगर प्रॉब्लम कभी कहता है कम्स टू रेस्ट एट बॉटम पे, तो W नेट का वैल्यू क्या कहोगे? और आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे, म्यू छूट गया, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा L1 प्लस L2 इंटू साइन थीटा इक्वल्स कितना? म्यू L2 कॉस थीटा के बराबर। आप कह दो ना कि म्यू का वैल्यू कितना? तो L1 प्लस L2 बाई L2 इंटू टेन थीटा। जेई वालों ने सवाल डाला था कि आधा इंक्लाइन प्लेन रफ है, आधा स्मूथ है। तो जब भी रहेगा, अगर आधा है इसका मतलब क्या करेंगे? L1 L2 इक्वल्स L/2 पुट करो, काम खत्म हो जाएगा तुरंत। तो कह रहा था इन दैट केस बताइए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रखना पड़ेगा कि बॉटम पे आते आते रुक जाए। तो रुक जाए, अगर ये सवाल कहता है कि बॉटम पे रुकना है, तो रुकने का मतलब बस इतना याद रखना कि नेट वर्क डन नहीं है, क्योंकि अगर रहता तो काइनेटिक एनर्जी में बदलाव पक्का होता। क्लियर? अगला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। बॉडी क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। अगर मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, करने दो,
हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो नॉर्मल तो ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, फ्रिक्शन किधर, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना, तो म्यू mg के बराबर डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट है। कहिएगा वर्क डन होगा, हाँ होगा, कितना, तो म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। हर एक जगह पे एक छोटा सा एलिमेंट होगा जो घूमते घूमते पूरा सर्कल के लिए कितना, -2 पाई म्यू mg, क्योंकि पूरा सर्कल अगर एक चक्कर मारा तो टोटल डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर। अब कहोगे आप कंसीडर कैसे कर रहे हैं, सर्कल घूम रहा है, डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं बच्चा, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हर एक टाइम में पार्टिकल पे फोर्स टेंजेंट के तरफ बैकवर्ड लगेगा, उस समय एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट के तरफ पार्टिकल कवर करेगा, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज dr। अब वो धीरे 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 जुटते 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 2 पाई आर हो गया, उसका प्रॉब्लम है, उसमें हम थोड़ी कुछ किए। इसीलिए सर्कुलर मोशन का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बच्चे सोचने लगते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क डन ही जीरो हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उसे पाथ से मतलब है, पॉइंट से नहीं। सर्कुलर पाथ घूमने में वर्क डन कंसीडर करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जीरो नहीं होगा वो। कितना होगा, क्लियर। आगे, फोर्स मैग्नीट्यूड मास, अब सवाल घुमाएगा कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है। एक बात मुझे बताओ, फोर्स मुझे चाहिए, सच है ये, मास का पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वर्क डन में टाइम तो नहीं चाहिए, चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मेन मुद्दा है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, जो प्रॉब्लम ने नहीं दिया उसके जगह पे टाइम दिया। टाइम दिया तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। फोर्स अगर दिया है तो फोर्स को आप कहिएगा m इंटू ए, एक्सीलरेशन निकल गया है बाई m, बढ़िया। अगर एक्सीलरेशन निकल गया तो हमें टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन से काम नहीं चलेगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यूज कर लो ना, s बराबर ut प्लस। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो लेना, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट किया तो ये पार्ट भी खत्म, दिया रहे u0 तो हाफ एक्सीलरेशन f बाई m इंटू टी स्क्वायर, एस का वैल्यू f बाई 2m इंटू टी स्क्वायर। वर्क डन क्या कहोगे, तो फोर्स, और क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट, ये उसके अलॉन्ग ही तो होगा। तो अगर मान लो ऐसा रहे कि कभी फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, टाइम गिवन है आपको, और आपसे पूछ रहा है वर्क डन, वर्क डन के लिए ध्यान रखना टाइम का कोई रोल नहीं है, किसी ना किसी तरह से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है ये बात। आगे, वर्क डन इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल टाइप का लगा तो, अभी पढ़े थे वेरिएबल का मतलब क्या, इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या करेंगे, तो फोर्स, मान लो फोर्स लग रहा है कैसा, तो प्रॉब्लम कहेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। जरा सोचो, x के अलग अलग वैल्यू के लिए फोर्स अलग अलग है, तो हमारे पास कहां ऑप्शन है, तीसरा केस हमने पढ़ा था, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहोगे क्या सिर्फ यही हो सकता है, बिल्कुल नहीं, फोर्स दे सकता है 2x प्लस 3i प्लस 4yj प्लस जेड स्क्वायर के, मान लो दिया हुआ है, x में भी है, y में भी है, z में भी है। अब आपसे कह रहा है वर्क डन बताओ, तो ये सारा फोर्स वेरिएबल टाइप का है। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने का सिंपल सा तरीका है, वर्क डन क्या, तो आप कहिएगा एफ एक्स डी एक्स, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा भाई, जो रहेगा उसे कंसीडर करना। अगर तीनों रहेगा तीनों का इंटीग्रेशन, अगर एक ही रहेगा तो एक ही लेना, दो रहेगा दो लेना, जितना रहेगा कंसीडर करना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि कोऑर्डिनेट जो दिया रहेगा पोजीशन का, इनिशियल और फाइनल, वो लिखते समय ध्यान देना कि जिधर मोशन कर रहा है ना, उसी का कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इनिशियल और फाइनल वाला लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि फोर्स लग रहा है ये वाला, अब मैंने कहा पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया 2 3 5 से 6 7 9,
कहेंगे वर्क डन बताओ। तो इस वर्क डन में एक बात का ध्यान दो, हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स में है, वाई जेड इससे कोई लेना देना ही नहीं, तीनों पार्ट में हम यही एक्स वाला कोऑर्डिनेट इनिशियल से फाइनल कंसीडर करेंगे। कई एक बार बच्चे क्या करते हैं, तो वो सोचते हैं पहला वाला पार्ट में ये ले लेते हैं, दूसरा वाला में ये ले लेते हैं, तीसरा वाला में, और सवाल गलत हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। जब कभी भी कंसीडर करिएगा वेरिएबल फोर्स में, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी लाइन के अलोंग का इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, सवाल आराम से निकल जाएगा। चलो इसी प्रॉब्लम को हम देख भी लेते हैं। वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का मतलब 2x स्क्वायर डी एक्स, 3x डी एक्स, 4dx। कहां से कहां कहोगे भाई, यही जगह है जहां गलत होता है। बच्चे कहेंगे यहां पहला वाला ले लिए 2 से 6, कहेंगे अगला, बोलेगा 3 से 7। जरा सोचो 3 किसका कोऑर्डिनेट है, y का, और मेरा ये फंक्शन किसका है, x का। क्या y को बीच में घुसने देगा? पहले ही पढ़ चुके कि जो परपेंडिकुलर है उसका वर्क डन नहीं होता। इसका मतलब यहां भी, इसका मतलब ये भी। तीनों के लिए x कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, सवाल आसानी से निकल जाएगा। अगला देख लो, सेम चीज वर्क डन कैलकुलेशन देख लो। वर्क डन अगर निकालना है क्या कहोगे, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 4dx। कहां से आया, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एक्स सही है। अब कुछ मत करो यार, कहां से कहां, 1 से, सभी के लिए 1 से 4 तक जाओ, 1 से 4 जाओ, 1 से 4 जाओ। अब कहोगे 3x³ बाई 3, 1 से 4, 2x स्क्वायर बाई 2, 1 से 4, 4 इंटू एक्स, 1 से 4 तक, ये कैंसिल कैंसिल। आप अगर कहते हैं निकल जाएगा जितना जूल होगा, कहां कोई दिक्कत है। अगला देख लो, इस बार प्रॉब्लम ने कह दिया कि तीनों में है, ये दोनों में है, एक्स और वाई दोनों के कॉन्सेप्ट में। अगर एक्स वाई दोनों में है, पार्टिकल डिस्प्लेस किया, तो वर्क डन क्या कहोगे, तो आप कहोगे एफ एक्स डी एक्स। फिर से मैं बोल रहा हूं, एफ जेड डी जेड मैंने नहीं बोला, क्यों? क्योंकि आपका फोर्स जेड एक्सिस में काम ही नहीं कर रहा है, आपका फोर्स एक्स में काम कर रहा है, आपका फोर्स वाई में कर रहा है, जेड में नहीं है, इसलिए जेड वाला कंसीडर नहीं किया। ले लो, क्या कहोगे, माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। कहां से कहां, तो 1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर और कहना चाहते हो तो कहोगे माइनस वन माइनस 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2। आसान सा कॉन्सेप्ट तो है। तो जो रहेगा तीनों लेना, वेरिएबल वाला बीच बीच में परेशान करता है, थोड़ा ख्याल रखना इसका। अब देखो, सीधा सीधा अगर सवाल दे रहा था एक्स वाई का फंक्शन तो अच्छा था, लेकिन अब ये नए नए टर्म्स को घसीट के ला रहा है। जैसे कह रहा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। भैया वर्क डन कैलकुलेशन में वेलोसिटी का कौन काम है? प्रॉब्लम ने दिया, छोड़ के तो नहीं भाग सकते। कहोगे तो अब क्या करें, तो अब अपने पास ऑप्शन यही है कि अगर वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है तो क्या कहेंगे, तो मुझे कुछ भी करके फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब फोर्स निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके सवाल सॉल्व होगा।
तो वेलोसिटी की मदद से सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कि फोर्स निकालना है, स्टेप नंबर 2 कि भाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, तब जाके आंसर होगा। इसे देख लो प्रॉब्लम ने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मोशन वैरीज एज भी दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग इट कवर्स एल मीटर कवर किया, उतना देर में वर्क डन पूछ रहा है। एल मीटर कवर करने में अगर वर्क डन कह रहे हो तो सबसे पहले वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, वही ठीक नहीं लग रहा है। क्या करोगे, तो मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन के लिए भी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या कहोगे, अल्फा तो समझ आ गया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसका मतलब निकल गया दिस इज अल्फा स्क्वायर बाई, कैनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर x का फंक्शन है तो एक्सीलरेशन निकालने का तरीका क्या है। अगर ये निकल गया तो हमारे लिए फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अब अगर ये ठीक है तो देख लो ये एक फायदा हो गया, ये कांस्टेंट निकल गया, तो वर्क डन क्या कहेंगे, तो F इंटू डी एक्स एम अल्फा स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, कहां से कहां, तो तरीके जो हों, अगर x का फंक्शन दिया हमने सॉल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि मुझे वेलोसिटी नहीं, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। अगर x का फंक्शन मिल गया तो सवाल बन जाएगा यार, तो वेलोसिटी को सॉल्व करके x का फंक्शन निकाल लो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे अब कह रहा है कि अगर x तुम्हारा फंक्शन ऑफ टाइम है, मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडेंट दे रहा है, फिर से वही बात, मुझे टाइम से नहीं लेना देना है भाई, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। वर्क डन के लिए यही दो चीज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ है टाइम का फंक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, एक बार और करेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मिल गया तो फोर्स मिल गया, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, आंसर हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, x इक्वल्स मैंने कहा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग t इक्वल्स 5 सेकेंड। मास m दिया हुआ है, अब नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब मास पहले ही मेंशन किया हुआ है कि मास दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मेरा टाइम का फंक्शन है भाई, इससे काम नहीं चलेगा, तो मुझे हर हाल में क्या चाहिए, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए अगला स्टेप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए क्या कहोगे, dv बाई dt। यहां से एक फायदा है कि dx का वैल्यू 6t और अगर डिफरेंशिएट किए तो मतलब फोर्स ये अच्छा हुआ कि कांस्टेंट निकल गया, लेकिन मान लो यहां पावर 3 रहता, 4 रहता, कुछ रहता, तो ये वेरिएबल रहता। यार कुछ भी रहता, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो आएगा वो कंसीडर कर लेंगे हम। क्लियर। अब क्या करें, तो अब वर्क डन कैलकुलेशन करना है। वर्क डन के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला, एफ आपका 6m आ गया, इसके जगह कुछ और रहता तो वही लेते, और dx याद रखना x नहीं, dx का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, 36m t dt प्लस 24m dt, इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक,
0 से 5 तक, 0 से 5 तक आंसर रेडी हो जाएगा। क्लियर है? अगला वर्क डन कर रहा है, चेन पुलिंग वाला केस। देखोगे बुक में बड़ा लंबा लंबा सॉल्यूशन लिखा रहता है, मैं बोलूंगा ये सब फालतू वाला काम नहीं करो। क्या है, लगातार एंट्रेंस वाले पूछ रहे हैं कि एक चेन है जिसका 1/5 पार्ट जो है ना वो टेबल पे हैंग किया हुआ है, 1/5 पार्ट हैंगिंग ओवर टेबल है। इसको पुल करना है। तो देखो एक बात समझो कि पुलिंग का गड़बड़ी कहाँ है, ये वाला जो एलिमेंट होगा ना इसको बड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, ये वाला को उससे ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला को और ज्यादा करना पड़ेगा, ये वाला को, इसका मतलब वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वाला ये केस है। हर एलिमेंट का मास बराबर, उस एलिमेंट पे फोर्स तो बराबर लगाना पड़ेगा पुल करने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो सॉल्व कैसे करें? तो एक मेथड है कि एलिमेंट काटो, एलिमेंट काट के लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके सॉल्व करो। मैं बोलूंगा वो सब कुछ मत करो, एक लाइन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि सबसे पहले मास ऑफ हैंगिंग पार्ट निकाल लो। यूनिटरी मेथड, एल लेंथ के लिए m, 1 के लिए कितना, l/5 के लिए कितना, यही वाला मेथड लगा दो। जिसे आप कहते हो यूनिटरी में कि एल लेंथ के लिए मास है m, तो 1 के लिए कितना m/l, l/5 के लिए ढूंढ रहे हो, l/5 के लिए कितना m/l इंटू l/5, आप कहोगे कट गया m/। तो सबसे पहले मास ऑफ हैंगिंग पार्ट निकाल लिए। अब हो गए, आगे क्या करें? तो ये मानेंगे, देख लो बंटवारा है पूरे में, हम लोग पूरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये मान लेंगे कि ये सारा मास एक जगह पे बैठा हुआ है जिसका नाम है क्या, सेंटर। कितना दूरी पे है? अगर टोटल l/5 है तो उसका सेंटर बीचों बीच होगा, बीचों बीच होने का मतलब आधा पे, आधा मतलब l/10 पे। तो आप अगर l/10 कह रहे हो तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट पता है, इसका फोर्स पता है कितना, मास m/5 इंटू जी। तो आपको खींचने के लिए कम से कम इतना ही तो लगाना पड़ेगा फोर्स, इससे कम लगाओगे तो नहीं खींच पाओगे। इतना फोर्स लगा रहे हो, l/10 जा रहा है, वर्क डन जरा सोचो ना कितना होगा। तो mg/5 इंटू मैं बोलूंगा समरी एक लाइन में समझने वाला खेल ही खत्म कर दो। कितना? 1/2 इंटू मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इंटू लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट। डायरेक्ट मारो, एलिमेंट काट के इंटीग्रेट करते तो और बड़ा है, ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा टेढ़ा है, बिना मतलब का क्यों दिमाग लगाओगे, उतना तरीका मैंने बता दिया, जरूरत नहीं है। फिर सीधे सीधे याद रखेंगे क्या, मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इंटू लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट 1/2 मल्टीप्लाई करो, आंसर रेडी हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? तो 1/2 मास ऑफ हैंगिंग m/5 l/5, आप खूब देख लीजिए। और जी छूट गया, जी तो रहेगा ही। वन बाई टू इंटू मास ऑफ हैंगिंग पार्ट इंटू लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही है पुलिंग बैक करने के लिए टेबल पे वर्क डन का वैल्यू। क्लियर? आगे वर्क डन इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग वाले मामले में वर्क डन क्या कहोगे? तो वर्क डन इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग वाले में वर्क डन क्या होगा भाई, देख लेते हैं क्या होगा। तो याद रखिएगा स्प्रिंग, ये अगर मान लो इससे कोई मास को सस्पेंड कर दोगे ना तो इलोंगेट होगा,
अगर इलोंगेट हुआ तो वर्क डन कितना, तो हाफ। बस एक्स पे ध्यान देना, एक्स क्या है, इलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग, फर्दर इलोंगेशन ऑफ ए स्प्रिंग, या फिर एक्स क्या है, इलोंगेशन है, फर्दर इलोंगेशन है, ये टोटल इलोंगेशन है। हमेशा ध्यान रखना कि एक्स कुछ और नहीं, ये टोटल इलोंगेशन है। फर्दर या फर्दर का मतलब मान लो 5 किलो का मास टांगे हुए हैं, कुछ इलोंगेटेड है, 2 किलो और डाल दिए, थोड़ा और इलोंगेट हो गया, कहेगा वर्क डन कितना। तो ऐसा नहीं कि फर्दर 10 सेंटीमीटर पहले था 5 बाद में, तो 5 ले लेंगे। टोटल अगर 15 सेंटीमीटर इलोंगेशन हुआ तो फाइनल स्टेज का एनर्जी, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग के पास। फाइनल स्टेज का जो एनर्जी या वर्क डन कह लो, वो हाफ के इंटू 15 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये? अगला अनदर फॉर्म ऑफ वर्क डन, कभी कभी जैसे आगे डिटेल पढ़ोगे इसके बारे में, जैसे हीट में जाओगे तो हीट में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी वी के बराबर पढ़ोगे। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, जो भी होगा वही हमारे लिए वर्क डन का वैल्यू दे देगा। तो हीट में जाइएगा तो ये पढ़िएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो अलग पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क डन आएगा। अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट अपने लिए काम का आएगा वो ये, नो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट इन सिस्टम, जो कर रहा है सिस्टम अपने हिसाब से कर रहा है, बाहरी कोई नहीं कर रहा है, लग रहा है तो वर्क डन। एक ही बार में लिख दो, 2 बार का झंझट छोड़ो। वर्क फोर्स एक्सटर्नल प्रेजेंट है, देन वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाई किसके, तो वर्क डन बाई दैट एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल प्रेजेंट है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल प्रेजेंट है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अगर मान लो कभी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं बदला, इफ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, इसका मतलब है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल नेट वर्क डन जो होगा, या इसी को कहते हैं कि डब्ल्यू नेट जो होगा सिस्टम का, वो हर हाल में कितना के बराबर होगा। क्लियर है? अगला एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन को आपने कहा F इंटू डी आर, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट वाला रिलेशन है। प्रोडक्ट का मतलब होता है, पूरे फिजिक्स में याद रखना, दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब एरिया, रेशियो का मतलब स्लोप। तो अगर मान लो ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का सीधा मतलब होगा कि ये एरिया है, और ये एरिया किसके बराबर दिया, वर्क डन के। जैसे एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, देख लो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन का ग्राफ दिखाया हुआ है। ये कह रहा है मान लो 20 मीटर, ये कह रहा है 10 न्यूटन, आपसे कह रहा है वर्क डन बताओ। इस तरह के सवाल में बिना मतलब का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे कि ये फोर्स निकाले वो निकाले, कुछ नहीं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया, पैकिंग करो। अब बॉन्डेड रीजन हो गया तो एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू समेशन ऑफ पैरेलल, ये दिया हुआ है 5,
तो ये क्या कहोगे, तो यहां से यहां तक लेंगे 20 माइनस 5, समेशन ऑफ पैरेलल साइड ये 15, एक ही बार में लिख दो यार, नहीं तो लगेगा ये 20 माइनस 5 क्या कर रहे हैं। दोनों के बीच का सेपरेशन, ये 15 ये 20 ऐड कर दिए, क्योंकि ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वही एरिया हमारे लिए वर्क डन देगा। यहां तक कोई दिक्कत है बोलो। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम लोग मिलेंगे, लेकिन इन बिटवीन में ऐसा नहीं कि नहीं कुछ होगा, डेली आपके लिए इस टॉपिक को जो हम कवर किए इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जेई और नीट ने जो पूछा है उन सारे क्वेश्चंस का लगातार शॉर्ट्स आता रहेगा। लेकिन उसके पहले मेरा सजेशन होगा, टॉपिक को कवर करके पहले खुद पीवाईक्यू बना के देख लो, बनता है कि नहीं। गारंटी है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन लगातार शॉर्ट्स आता रहेगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा उसके थ्रू क्लियर होगा। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने हैं इससे रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस इन बिटवीन में आएंगे, मतलब अगले सैटरडे के पहले तक आएंगे। अगले सैटरडे नया टॉपिक आएगा, फिर उसके आगे उसका सवाल आएगा, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा ये सीरीज। मिलते हैं अगले सैटरडे को फिर से।